गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वांटाजोम। इसके बाद इन दोनों टॉपिक के हो जाने के बाद हमारी ये लाइट रिएक्शन तक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हम लोग फिर इंटर करेंगे डार्क रिएक्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पिछले क्लास में भी जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। देखिए, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एक बात तो साफ हो गई कि ये जो प्रक्रिया है, चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, ये कहीं ना कहीं एटीपी बनाती है। ठीक है, दूसरा, फोटो मतलब विद द हेल्प ऑफ फोटोन, जो लाइट एनर्जी है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, एक टॉपिक मिस था, क्वांटाजोम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटाजोम। देखिए, बात करें क्वांटाजोम की, तो ये जो क्वांटाजोम है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएसयू, फोटोसिंथेटिक यूनिट। याद रहेगा, क्वांटाजोम को ही हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है, क्वांटाजोम क्या होता है डायग्राम में अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले कुछ इसके हिस्ट्री को समझिए। सबसे पहले क्वांटाजोम की खोज किया था पार्क एंड बिगिंस, पीबी याद रखिएगा। ठीक है, पार्क एंड बिगिंस। तो कभी पूछे कि सबसे पहले क्वांटाजोम के बारे में या क्वांटाजोम टर्म किसने दिया था, तो आंसर होगा पार्क एंड बिगिंस। ठीक है, अगर पूछ ले कि नहीं सबसे पहले ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, मतलब उसका नाम क्वांटाजोम नहीं दिया था, लेकिन ये बोला था कि नहीं कुछ ना कुछ तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोला था स्टीनमैन। क्या बोला था? स्टीनमैन। ठीक, अब देखिए क्वांटाजोम क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने पिछले क्लास में देखा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो रिएक्शन सेंटर थे, एक P680 और एक P700। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? 6-8 में दो अंक है, 6 और 8, तो यानी PS2, और P700 में सिर्फ P7 एक अंक है, इसलिए PS1। ये तरीका था, ट्रिक्स था याद करने का। देखिए, होता क्या है कि जो पिगमेंट हमारा है, ठीक है, उसका एक गुच्छा होता है। ठीक, डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि हमारी जो पिगमेंट होती है, जो लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करती है, उसके लिए ये क्या है कि ये बल बंचेज में होती है। ठीक, अब इसके क्या होता है, कुछ रीजन होते हैं। एक बाहरी रीजन होता है जो आपको दिख रहा है, ठीक, फिर एक मिडिल रीजन होता है, और फिर एक होता है सेंट्रल रीजन, जहां पे स्पेसिफिक क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को, स्पेसिफिक। तो अब इसमें देखिए, इस ये जो क्वांटाजोम है, इसमें कैरोटीनॉइड भी हो गया, क्लोरोफिल बी भी हो गया, और क्लोरोफिल ए भी हो गया। जैसे मान के चलिए कि जो बाहर का रीजन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंटेने कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेनल कॉम्प्लेक्स। इसके जब एक सर्किल को आप काट के देखेंगे, तो इसके अंदर पाया जाता है एसेसरी पिगमेंट, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी। ठीक है, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी। अब क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है, ये मतलब इसको एब्जॉर्ब किया, ठीक, और एब्जॉर्ब करने के बाद विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ये पहुंचता है हमारा मेन रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कुछ है नहीं स्पेशल, हम लोग जो बोलते हैं ना P680, P700, पी का मतलब होता है पिगमेंट। ये एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल एक का जो पेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सारे जगह के एनर्जी को जो फोटोन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जब वो अपने पास लेता है तो वहां से वो जो मॉलिक्यूल है, कोई भी कोई भी कंपाउंड, अगर उस हमेशा अपने स्टेबल रूप में रहना पसंद करता है। लेकिन जैसे ये लाइट एनर्जी आई, अब वो क्या हुआ कि एंटीनल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, इस सर्किल को देखिए ध्यान से, इस सर्किल क्या है, इस सर्किल के अंदर एसेसरी पिगमेंट है। अब ये जो ये आपको दिख रहा है, जो अब यहाँ से पिगमेंट से होते होते गया ये एनर्जी किसमें, मेन क्लोरोफिल ए के पास। अब क्लोरोफिल ए में भी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल जो पेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है, ठीक है, वहां से ये क्या करता है कि जो एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी है, उसको लेके वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है, और फिर ये सारी प्रक्रिया साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की होती है। ठीक है, तो आज के बाद से क्वांटाजोम
को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वांटाजोम में क्या होता है कि एक गुच्छा होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे ही पिगमेंट का गुच्छा होता है, जिसमें सबसे बाहर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सर्किल सर्किल सर्किल। अब उसके अंदर क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड होता है। और हमारा पूछे कि क्लोरोफिल ए जो है वो किस कहाँ होता है, तो सेंटर में होता है। और यहीं पे एनर्जी जाता है रेजोनेंस से होते हुए और मेन जगह जाता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, वहां पे जाके सारा एनर्जी इकट्ठा होकर और वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अपर एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुआ? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। सवाल पूछे कि क्वांटाजोम जो होता है, जो गुच्छा होता है, उसमें कितने क्लोरोफिल ए होते हैं या जो भी हैं बी, तो 230 से 240 जो है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है औसतन। कितना? 230 से 240। ठीक है, और रिएक्शन सेंटर में कंफ्यूज आज के बाद से कभी कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग कि क्या होता है पी 680, क्या होता है पी 700। कुछ नहीं है, ये एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ठीक है, जहाँ पे सारे जगह का एनर्जी वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे फिर ये ओवरऑल वो एनर्जी को लेके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। ठीक है, इतनी सारी बातें की क्वांटाजोम से। अब अभी पूछे कि पार्क एंड बेगिंस बता दीजिएगा आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आप लोग को विजुअल होगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फेट। देखिए सारी बातें क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, ये जो लाइट है ये फोटोन के माध्यम से ये यहाँ से एंटीनल कॉम्प्लेक्स के एसेसरी पिगमेंट से होते हुए पहुंच गया कहाँ पे, हमारे स्पेसिफिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं P700। अब सवाल कभी कंफ्यूज नहीं, कभी याद रटने में कभी रटना नहीं है, ट्रिक्स आजमाना है। यहाँ पे जीरो को अंक मत मानिए, सिर्फ 7 को मानिए। तो कितने अंक है? एक, तो क्या होगा PS1। अगर 680 है तो कितने अंक है? दो, जीरो को मत मानिए, याद रहेगा PS2। होता क्या है कि जैसे ही P700 रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचता है एनर्जी, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को कर देता है क्या, एक्साइट। ठीक, पहले क्या है कि कॉमन नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो फेरेडॉक्सिन का पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है साइक्लिक का, तो क्या होता है, फेरेडॉक्सिन। बट लेटेस्ट अभी कुछ लेटेस्ट में ये कहा जाता है कि एफआरएस, आयरन रिड्यूसिंग जो सब्सटेंस है वो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है। अगर ऑप्शन में दोनों आता है, एफआरएस भी आता है और फेरेडॉक्सिन है, अब पूछे कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आपको जवाब लगाना है एफआरएस। अगर ऑप्शन में एफआरएस नहीं है तो आप लगाएंगे फेरेडॉक्सिन। ठीक है, तो चलिए भाई साहब ये पहुंच गया एफआरएस के पास। ठीक, एफआरएस के पास पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन गया फेरेडॉक्सिन के पास। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम B6 जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये अपनी एनर्जी को कर देता है रिलीज और बना दिया एटीपी। याद रहेगा, सबसे पहले एफआरएस, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6। अगर एफआरएस ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाएंगे फेरेडॉक्सिन। ठीक, और साइटोक्रोम B6 से कहा जाएगा साइटोक्रोम F, यहाँ भी एक एटीपी और ये पूरा एनर्जी इसका रिलीज हो गया। अब क्या करेगा, एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या करेगा, जब आदमी सुबह ब्रेकफास्ट करके या कुछ लंच करके जो भी है घर काम के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं शाम को जब एनर्जी खत्म हुआ तो घर की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस ये क्या सोचेगा कि अब हमारा काम तो हो गया। हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो वो टारगेट था कि हमको एटीपी का फॉर्मेशन करना, और उस एटीपी के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए, हमने दो दो एटीपी बना दिया। अब ये क्या करेगा, साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसाइनिन, मैंने पिछले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लास्टोसाइनिन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है, ये ब्लू कलर का होता है और वहां से चला गया वापस फिर से PS1 के पास। ठीक, तो ये हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। हमने ऑलरेडी आपको नॉन साइक्लिक डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले एफआरएस के पास गया, फिर वहां से फेरेडॉक्सिन के पास गया। देखिए हमेशा जो एटीपी बनेगा वो साइटोक्रोम के पास जब जाएगा तो ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो एनर्जी रिलीज हो गया, यहीं एटीपी का फॉर्मेशन होगा। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में तो वहाँ ईटीएस में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब एक इससे क्या-क्या चीज़ें निकली, हम आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर दें कि हमने दोनों चीज़ें खत्म कर ली, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हमको ये देखना है कि क्या-क्या हमको इससे प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारी दोनों प्रक्रिया पूरी हो गई। चलिए, देखते हैं कि क्या-क्या हमारा
हमारा लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं। हमें क्या मिला? अगर कोई पूछे कि नॉन साइक्लिक में पहले क्लास जो हमारे प्लेलिस्ट में जो क्लास है उसको ज़रूर देख लीजिएगा नॉन साइक्लिक का, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व था, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। साइक्लिक में सिर्फ P700 मतलब फोटो सिस्टम 1। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, P700 मतलब 0 को अंक मत मानिएगा, 7 है मतलब 1 यानी फोटो सिस्टम 1, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इसमें रिसाइकल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रिसाइकल होता है, हम पहले भी बता चुके हैं नॉन साइक्लिक में कि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो वाटर टूटता है, फोटोलिसिस होता है, तो उससे लेके NADPH बना देता है। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिर वापस चला गया अपने घर घूम के, ठीक। इसमें क्या हो रहा था, ATP भी बना और NADPH भी बना नॉन साइक्लिक में। इसमें सिर्फ ATP बनता है, देख लिए हम लोग 2 ATP। सवाल पूछता है कि कौन से फोटो फॉस्फोराइलेशन में वाटर का फोटोलिसिस होता है। जितने अच्छे से मैंने आपको ब्रीफ किया, अगर वो डायग्राम को आप समझ गए और हमारे, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें है फोटोलिसिस होगा नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में कोई फोटोलिसिस नहीं है। जब फोटोलिसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा नॉन साइक्लिक में। जब फोटोलिसिस साइक्लिक में नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। अब कुछ भी क्वेश्चन आए, पूछे कि कौन से फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो क्या दिमाग लगाएंगे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो क्या है, वाटर, राइट। तो जब वाटर सोर्स है तो वाटर कहाँ टूटा, नॉन साइक्लिक में। अभी तो NADPH ऐसे याद रखिएगा, NADPH बना, H बना मतलब वाटर, समझिए, H बना मतलब वाटर का H प्लस है, तो यानी कि फोटोलिसिस वहीं होगा। बहुत आसान है, जहाँ सिर्फ ATP बनेगा, जहाँ NADPH नहीं बनेगा, वाटर का फोटोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आ, ये हमारा पूरी लाइट रिएक्शन पूरी फिनिश हो गई और हमने कोशिश किया है कि आपको सारी चीज़ें एक-एक करके ब्रीफ करें, कंप्लीट। और अब हम लोग ये दोनों जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, ये 6-6 बार करा के और हम 18 ATP और 12 NADPH को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग चलेंगे स्ट्रोमा में और वहाँ पे डार्क रिएक्शन करेंगे और फिर उसके बाद फिनिश होने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद हम लोग उसका रेस्पिरेशन करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इसी नेक्स्ट जो भी आपके लेक्चर आएंगे को वॉच करने के लिए। और ये चैनल मेरा नया है, तो आप लोग प्रमोट करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छे-अच्छे कंटेंट ला सकूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेंशन है, उसके लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टोटल PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएँ। चलिए, ऑल द बेस्ट।